आप सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित किए गए पेपर में से छठा पेपर जो 2011 के कर रहे हैं पेपर में। आज पीटीई का पेपर करेंगे। तो पीटीई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है पेपर। पुराने पेपर सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हम देख रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन इनके रिपीट हो रहे हैं। तो आज हम करेंगे पीटीई का जीके का पीटीई पेपर 2011 का, जिनके जीके का पोर्शन करेंगे। ये तृतीय श्रेणी का करेंगे, कल सेकंड ग्रेड का करेंगे। तो ये है पेपर अपने पीटीई ग्रेड तृतीय का, ठीक है। हमने अभी तक 4-5 पेपर किए हैं, इनमें इतने परसेंट वापस एक दूसरे के रिपीट हो रहे हैं। तो देखो और फिर पढ़ने की आवश्यकता क्या रहेगी बताओ। एके आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया? तो मोतीलाल तेजावत ने। ये हमने पिछले पेपर में भी बात की थी, इनकी भी बात की थी। कौन सी भील महिला जो राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी है? कालीबाई। कालीबाई के संबंध में हमने पिछले पेपर में ही पढ़ा था। ये डूंगरपुर के राजपाल ने गुरु को जो अंग्रेज गाड़ी के पीछे घसीट के लेके जा रहे थे उनको रोकने का कार्य किया था। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी और उनके कार्यस्थल के संबंध में, जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके कार्यस्थल के संबंध में बात करनी है। बाल मुकुंद बिस्सा, ये कहाँ के? उदयपुर के नहीं है, ये जोधपुर के हैं। थे तो ये मूल रूप से नागौर के। कहाँ के थे? नागौर के। नागौर में पीलवा गांव के थे, नागौर में पीलवा के। लेकिन बाद में क्या, ये कलकत्ता में बस गए थे। कलकत्ता में बसने के बाद वापस जोधपुर में बस गए थे और इनकी मृत्यु हुई थी जो 19 जून 1942 को। ये प्रश्न कई परीक्षा में आया है इनका, तो विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। इनके संबंध में ये खादी का काम करते थे। जय नारायण व्यास जोधपुर से हैं, रघुवर दयाल गोयल जो बीकानेर से हैं, और हीरालाल शास्त्री जयपुर के हैं। इनके संबंध में भी हमने बात की है। रघुवर दयाल की जो बीकानेर प्रजामंडल के संबंध में भी बात की थी। गौरी देवी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2018-20 सूचना सहायक में भी प्रश्न आया था। राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? तो ये मांड गायिका है। सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं तो आप क्यों नए के चक्कर में पड़ रहे हो? यहाँ से कम आपका 60-70% सिलेबस कवर हो जाएगा। तो ये सारे पेपर ही आप अगर कर लो तो इनसे और इनके बेस पे 10-15% और पेपर प्रश्न हो जाएगा। तो अपने को विशेष रूप से जो पुराने पेपर है वो करने आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। अब देखो अगला प्रश्न, राजस्थान के रीति व्यंजन में मौसर किसे कहा जाता है? तो मौसर मृत्यु भोज को। गांव में गालियां देते हैं तब ये मौसर की बात आ जाती है महिलाओं में आपस में। कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? कावड़ जो लकड़ी के बने हुए होते हैं, मूर्तियां, भगवान की मूर्तियां, और ये लकड़ी के होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जयपुर शैली की विशेषता नहीं है? तो पोथी चित्रण है, आदम कद वक्ति चित्र भी है, लघु चित्रण भी है, लेकिन ये शैल चित्र नहीं है। शैल गुफाओं के चित्र ये नहीं है, ठीक है। शैल चित्र के संबंध में अजंता एलोरा की और भीमबेटका की गुफा बहुत फेमस है। गलत युगम की पहचान करो। गलत कथन, करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद्र माथुर सही है। अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा, ये अलवर प्रजामंडल का पटवार में वापस प्रश्न आया था इनका। सिरवी प्रजामंडल गोलुक भाई भट्ट, ये गोलुक नहीं है, गोकुल भाई भट्ट है, गोकुल भाई भट्ट। और बूंदी प्रजामंडल, तो बूंदी प्रजामंडल में मणिकीलाल वर्मा नहीं थे। मणिकीलाल वर्मा मेवाड़ से संबंधित थे। बूंदी से कौन थे? कांतिलाल। ये प्रजामंडल के टॉपिक भी हम करेंगे। राजस्थान जीके के जो टॉपिक है वो भी करेंगे। इनका सारा का सारा क्या शॉर्ट नोट्स की बातें हम करेंगे, मतलब 15-20 पेज में पूरा राजस्थान जीके कवर हो जाए। विद्यन कगार का विस्तार राजस्थान के जिस भाग में? विद्यन कगार जो है तो पूरी राजस्थान में है। विद्यन कगार ये राजस्थान है।
ये, तो जो विदिन कगार है वो यहाँ से है यूँ, तो ये पूर्वी राजस्थान में है। ठीक है। राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? ऐसा प्रश्न आया था, कम से कम कितने हो सकते हैं, वो आया था एसआई में, एसआई 2016 में। कम से कम ये प्रश्न आपको कई बार मिलेगा, कम से कम ये 20-30 बार मिलेगा। इनका विशेष तौर से अपने को ध्यान रखना है ये कि जो विधानसभा के सदस्य हैं उनके 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते मुख्यमंत्री सहित ही। और कम कितने हो सकते हैं, तो कम 12 है, जिसमें मुख्यमंत्री सहित ही 12 है, 11 + 1, तो 15% कैसे है, तो 200 का देखो 15% कितना होता है, 200 का 15%, तो 15% ये हो गया, 200 का 15 दूना 30 मंत्री बन सकते हैं मुख्यमंत्री सहित ही, अधिकतम 30 और न्यूनतम 12। ये विशेष ध्यान रखना आपको, ये प्रश्न कितनी बार रिपीट होगा आप खुद देखना ना। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन निश्चित करता है? राजस्थान आरपीएससी है, तो आरपीएससी स्टेट में कौन है, तो राज्यपाल, ये राज्यपाल महोदय इनकी संख्या निर्धारित करते हैं। उनके बाद में देखो, राज्य के प्रशासन व विधायन के प्रस्तावों के संबंधी मामलों में कौन मुख्यमंत्री की सूचना प्राप्त कर सकता है? यह प्रश्न उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हम क्या देखते हैं केंद्र में प्रधानमंत्री क्या होता है, कड़ी की भांति कार्य करता है। किनके मध्य? राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के मध्य, मंत्रिपरिषद के मध्य क्या काम करता है, कड़ी का। और ये प्रश्न भी कम से कम 20 बार आया है हर परीक्षा में, आपको क्या क्या नाम बताऊं। और इनका उल्लेख कौन से में, अनुच्छेद 78 में। तो अब ये राज्य के संबंध में आ गए, तो 78 में 8 में से ये गया, क्या बचा 7 में से ये गया, क्या बचा 6, और कितना कम करें 1, तो राज्य में 167 अनुच्छेद 167 में ये उल्लेख है जो मुख्यमंत्री है वो इनके कड़ी का कार्य करता है। तो इस प्रकार से समझो, ये प्रशासन व विधायन है ना, तो ये इस प्रकार से यहाँ प्रशासन और विधायन हो गया। ठीक है, प्रशासन व विधायन यहाँ ये हो गए। ठीक है, अब यहाँ बीच में जहाँ पीएम है यहाँ कौन हो गया, सीएम हो गया, और यहाँ कौन हो गया, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल, इस प्रकार से। तो ये इनका उल्लेख अनुच्छेद 167 में, और इनका पीएम का उल्लेख अनुच्छेद 78 में, तो इसमें राज्यपाल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राजस्थान में कितनी अवधि तक सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता? हालांकि ये अब वापस हटा दिया, पहले था ये 2 वर्ष तक। ठीक है, राजस्थान के मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य? बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में 3 बार प्रश्न आ गया, रीट में आ गया, पटवार में आ गया, ग्राम सेवक में आ गया, आरएस प्री में आ गया 18 में। ठीक है, तो पहले तो 4 थे, अभी वर्तमान में कितने हैं, तो 1 + 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको विशेष तौर से याद रखना है। इनके संबंध में कहा जाता है ये दंतहीन आयोग है, मतलब ये सलाह दे सकता है लेकिन कार्रवाई नहीं कर सकता है ना। जयपुर में 9 जनवरी 2012 फिर ये करंट का प्रश्न आ गया है। 2012 राजस्थान रत्न, ये भी करंट का। राष्ट्रमंडल खेल, ये भी करंट का। जयपुर को छोड़कर राजस्थान के किस जिले में पुलिस कमिश्नरेट? तो पुलिस कमिश्नरेट तो जोधपुर में, जयपुर और जोधपुर में। राजस्थान के महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? तो वर्तमान में कौन है? रेहाना मैडम है, जो फरवरी 25 तक थी, उनके बाद में अभी तक नियुक्त नहीं किया गया। हाँ, फिर वापस देखो ये प्रश्न। शिक्षा के अधिकार के कानून के तहत स्कूलों में समाज के दुर्बल वर्गों की निःशुल्क शिक्षा हेतु कितने प्रतिशत स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई? हमने ये पढ़ा था मूल अधिकार में, जो आर्टिकल 21 के में जो निःशुल्क एवं शिक्षा का प्रावधान किया गया है, निःशुल्क शिक्षा का, जिनको हम क्या कहते हैं, RTE एक्ट 2009, और ये लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010। और ये प्रश्न ही रीट 2016 में आ गया था। और ये इसमें कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो 25% आरक्षण है। ठीक है, 2012 में विधानसभा चुनाव में, ये करंट का प्रश्न उस समय के। ये देखो, कल हमने
एसीएफ के पेपर में चर्चा की थी, वह प्रश्न इसमें आ गया। राजस्थान के विधानसभा के प्रस्ताव को पास करके विधान परिषद की स्थापना की मांग की है। यदि उसकी स्थापना होती है तो एक से अधिक कितने सदस्य, तो उसमें अधिक से अधिक कितने सदस्यगण हो सकते हैं। तो हमने कल ही ये बात कही थी, उसमें यह प्रश्न था कितने सदस्य हो सकते हैं, संख्या पूछी थी, और यहाँ पूछ लिया था कितना किस प्रकार से होंगे। तो ये 200 का 1/3 हमने कल ही ये ऐसे बात की थी। तो 200 का 1/3 कितना होता है, 3618 और 3618 पॉइंट होता है, तो 66-67 होता है, मतलब आधा आधा आदमी होता नहीं तो फिर 67 माने या 66 माने। तो इस प्रकार से होते हैं इनके सदस्य। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 के बराबर होगा। ये प्रश्न राइट, ये उत्तर राइट है, ठीक है ना। 2012 ये करंट है। डूंगरपुर में शुरू होने वाली रेल लाइन, ये भी करंट है। उस समय डूंगरपुर में रेल लाइन नहीं थी तो इनके खूब प्रश्न आए थे। बाद में ये किससे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा जुड़ा है, तो ये रतलाम से जुड़ा है, एमपी के। ये देखो सेम ही लगभग मिलता ही प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री शासन के मामलों के विधायन के प्रस्तावों के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। हमने अभी तो बात की है, वो राज्य के संदर्भ में आर्टिकल 167 है, 8617, ये आर्टिकल 78 हो गई, ये याद करना है इस प्रकार से। संघ व राज्यों के बीच विषयों का वितरण संविधान की किस अनुसूची में किया गया, ये भी हमने संविधान की जो अनुसूचियां में भाग बताया था उसमें बताया था। 97, 66, 47 इनके विषय भी बताए थे, 7वीं अनुसूची की बात की थी, ठीक है। किसने भारत का संघीय व्यवस्था को लचीला कहा है, लचीला कहने वाले व्यक्ति थे के.सी. व्याहर, ये ठीक। फिर अगला प्रश्न देखो, नेताओं और उनके दलों की टीमों में कौन सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है। तो बाल केशव ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण नहीं थे, ये इनके ये किनके थे, शिवसेना के थे, जो अभी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना चल रही है। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल राजद के थे। राम विलास पासवान जिनके लड़के अभी जो चिराग पासवान हैं लोक जनशक्ति पार्टी, और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से है। किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता नहीं है, ये उस समय के करंट का है, तो अभी भी है ये श्रोमणी अकाली दल, इनको अभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं है। कांग्रेस को है, बीजेपी को है, सीपीआई को है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको और मिलेगा इनका। अभी 18 में प्रश्न आया, 20 में प्रश्न आया इनका। ये आगे साइकोलॉजी, हालांकि अभी हम जीके का पोर्शन पढ़ रहे हैं, वैसे मैंने साइकोलॉजी कई जगह पढ़ाई है, तो अभी साइकोलॉजी की बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी जीके के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो सभी पेपर करने हैं। हाँ, जो नदी लूणी अपवाह तंत्र का अंग है वे है। तो लूणी नदी कहाँ से निकलती है, अजमेर से निकलती है। अजमेर से निकल के अभी इनके जिले भी बढ़ गए, ध्यान रखना, ये अजमेर में निकलती है, अजमेर पहले तो, ठीक है, अजमेर। फिर कहाँ चलती है, नागौर, नागौर, फिर ब्यावर, ठीक है, फिर पाली, फिर जोधपुर, फिर बालोतरा, बाड़मेर और जालोर। 3, 3, 6, 2, 8 जिलों में निकलती है। अभी ये इनका प्रश्न नहीं आ सकता क्योंकि ज्योग्राफी के हिसाब से जो नए जिलों का गठन हुआ उसमें 2 जिले इसमें आ गए, ब्यावर और बालोतरा। तो ये भी ध्यान रखना है। इनमें कौन सी नदी मिलती है, तो जवाई नदी मिलती है। जाकम प्रतापगढ़ में चलने वाली काली सिंध पूर्व राजस्थान की नदी है, और कांतली वगैरह भी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें एक जो दाईं ओर से मिलने वाली नदी है वो नागौर से निकलती है, उसका नाम है जोजड़ी, ये ध्यान रखना। बाकी सभी
कहाँ से? बाईं ओर से मिलती है, बाईं ओर। भैंस की नस्ल है, भैंस की नस्लें चोकला, ये तो हमने भेड़ों की नस्लें पढ़ी थी उसमें था। तो इसमें भैंस की कौन सी है? मालानी, सांचौरी, मुर्रा, मुर्रा भैंस, जिनको हम देसी भाषा में खुंडी कहते हैं। राजस्थान में वार्षिक वर्षा के बढ़ती मात्रा की प्रवृत्ति जिस ओर है वह है। तो राजस्थान की वर्षा के संबंध में देखो, ये राजस्थान का मैप, ये राजस्थान का मैप हो गया। अब वर्षा है जो, ये वर्षा इस प्रकार से आती है, देखो ये भारत का मैप हुआ। वर्षा इस प्रकार से आती है, इस प्रकार से, यहाँ से यहाँ टक्कर खाती है, यहाँ टक्कर खा के यहाँ बरसात होती है खूब, फिर यहाँ चलती है ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ वापस टक्कर खा के यहाँ जो जगह हैं चेरापूंजी जिनको कहते हैं, चेरापूंजी, यहाँ वर्षा अधिकतम होती है मेघालय में, ठीक है। यहाँ से टक्कर खा के फिर यहाँ चलती है ऐसे। तो राजस्थान का मैप कहाँ है? राजस्थान का मैप यहाँ है। तो ये देखो वर्षा यूँ आएगी, यूँ, तो इस प्रकार से आती है राजस्थान में वर्षा। तो ये किधर से आ रही है? इधर से आ रही है, इधर से आती आती इधर आ रही है। इधर बीच में अरावली भी है, तो अरावली से टक्कर खा के फिर यहाँ कम हो जाएगी, फिर यहाँ चलते चलते यहाँ कम है बारिश। तो प्रश्न में क्या पूछा? बढ़ती मात्रा की प्रवृत्ति जिस ओर है, तो बढ़ती मात्रा की प्रवृत्ति ये रही है। तो यहाँ से हम चलें अगर, तो यहाँ से कम है तो ये बढ़ रही है, इधर बढ़ रही है, इधर बढ़ रही है। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ रही है। तो ये ध्यान रखना। सबसे पहले भारत में बारिश की एंट्री कहाँ होती है? अंडमान निकोबार में हो जाती है 25 मई को ही, ठीक है। फिर बारिश चलते चलते 1 जून को केरल के तट पर टकराती है। ये प्रश्न भी रीट में आया था। उसके बाद में ये टकराने के बाद में वर्षा चलती है। यहाँ जो हम अगर मासिनराम मेघालय में वर्षा ज़्यादा होती है, मासिनराम मेघालय में। जो अगर मेघालय की बात करें तो पर्टिकुलर जगह का नाम है तुर्रा। वहाँ एक जगह इतनी लगभग 1100 mm तक बारिश हो जाती है एक दिन में, और उतनी बारिश जैसलमेर में 10 साल तक नहीं होती है, 10 वर्ष तक। देख बरसात का अंतर है। तो ये यहाँ से टक्कर खा के वापस इधर चलती है, इधर चलते चलते राजस्थान में इस प्रकार से बरसात होती है। तो ये हमने देख लिया किस प्रकार से राजस्थान में वर्षा की एंट्री होती है और कहाँ पर अधिक होती है, ठीक है। तेंदुपत्ते मुख्य जिस जिले में? साउथ राजस्थान में, बांसवाड़ा में। मक्का उत्पादन का प्रमुख जिला? तो मक्का अजमेर के आसपास में उदयपुर और राजसमंद, ठीक है, यहाँ पर मक्के हैं। जिस जिले में न्यूनतम भेड़ें पाई जाती है? न्यूनतम भेड़ें कहाँ है? छोटे जिले में, धौलपुर में। न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व है, जनसंख्या का घनत्व है कम कहाँ पर है? तो जैसलमेर में, जैसलमेर में 17 ही है, ठीक है। और 78 है बाड़मेर में, बराण में है, बीकानेर में। इस प्रकार से इनका घनत्व है। और सर्वाधिक कहाँ है? जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर में है। कम कहाँ हो गए? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। ये ध्यान रखना आपको। न्यूनतम देख लो, न्यूनतम कहाँ कहाँ है? न्यूनतम जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, मतलब पश्चिमी जिलों में न्यूनतम घनत्व है और अधिकतम जयपुर, भरतपुर,
दौसा, अलवर। ठीक है। निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। गलत कौन सा कथन है? खातौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी, राणा सागा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। बिल्कुल किया था, राइट है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। बिल्कुल राइट है। कहीं कहीं हल्दी घाटी का 21 जून भी आ जाए तो अपने को 21 जून भी मान लेना अगर आ जाए तो। गिरी सुमेल का युद्ध हमने कल भी बात की थी। 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। किन किन के बीच में? मारवाड़ के रावचंद्र सेन, रावचंद्र सेन नहीं थे, कौन थे? मालदेव थे। मालदेव थे जिन्होंने शेरशाह सूरी का सामना किया था। बिल्कुल शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। तो ये हो गया इसमें गलत कथन। ये चंद्रसेन नहीं है। चंद्रसेन तो मारवाड़ के प्रताप कहलाते हैं, लेकिन ये कौन थे? तो मालदेव थे। तुंगा का युद्ध 1787 में, 17 जुलाई 1787 को तुंगा का युद्ध हुआ। ये भी युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला सुपरवाइजर में इनका भी प्रश्न आया था। मारवाड़ के किस राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? अधीनता स्वीकार नहीं करने वाले चंद्रसेन थे, जो क्या कर रहे थे? इनको मारवाड़ में प्रताप की भांति कार्य कर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? राजस्थानी चित्रकला की विशेषता देखो, प्रकृति का बहुमुखी चित्रण है। बिल्कुल बहुमुखी चित्रण किया गया है। लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव, यह काम नहीं किया गया राजस्थान में, है ना। विषय वस्तु की विविधता है। श्रृंगार और भक्ति का सुंदर समन्वय है ही है। यहाँ भक्ति में और श्रृंगार में तो कई लोक संत भी हुए हैं। ठीक है। गलत युगम को पहचानिए। सूर्य मंदिर ओसिया है। देलवाड़ा का मंदिर आबू है, इसकी भी हमने बात की थी। ये एलडीसी में आया था। माँ नालेश्वर मंदिर मैनाल भीलवाड़ा में, ये भी सही है। जगत शिरोमणि मंदिर ये अजमेर नहीं है, ये कहाँ है? जयपुर है, जयपुर। फिर है देवड़ावाटी किस क्षेत्र की बोली है? तो देवड़ावाटी है सिरोही की। देवड़ावाटी सिरोही की है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण क्षत्रिय स्थापत्य का नहीं है? क्षत्रिय स्थापत्य का कौन सा है जो उदाहरण नहीं है? तो हम इनकी छतरी के संबंध, मतलब ऐसी छतरी नहीं बनी हुई है। ठीक है ना। तो ये छतरी हो गई। तो छतरियां कहाँ कहाँ नहीं बनी हुई है? तो छतरी का कौन सा उदाहरण नहीं है? देखो मंडोर के देवल जोधपुर, यहाँ तो है बनी हुई। सहेलियों की बाड़ी, तो यहाँ ये पार्क टाइप है। ठीक है ना। और गेटौर में छतरियां हैं और फतेह गुम्बद अलवर में भी बनी हुई। तो इसमें सहेलियों की बाड़ी सही हो जाएगा। गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? ये मारवाड़ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड़ला के संबंध में कभी बात करेंगे जब त्योहार वगैरह पढ़ेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन से संत राजस्थान के नहीं है? तो राजस्थान के संत चरणदास जी है, लालदास जी है, ये रामानंद जी नहीं है। रामानंद जी कहाँ के हैं? तो रामानंद जी है ये प्रयागराज के, जहाँ अभी कुंभ का मेला लगा था। ठीक है, महाकुंभ। राजस्थान की बोली और उनके पर्सनल क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से गलत युगम, गलत कथन बताना अपने को जो है इनमें से। तो ढूंढाड़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है? जयपुर, दौसा, किशनगढ़, टोंक, बिल्कुल सही है। हड़ौती, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सही है। वागड़ी, अजमेर, नागौर, चित्तौड़गढ़, ये अजमेर, नागौर, चित्तौड़ नहीं है। ये कहाँ है? गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है। मेवाती, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली है। महाराणा कुंभा के संबंध में हमने पढ़ा था अभी पेपरों में। तो इनके द्वारा कौन सा ग्रंथ रचित नहीं है? तो संगीत राज है, सूड प्रबंध है, रसिक प्रिया है, ये नहीं है, प्रसाद मंडन नहीं। ठीक है। फिर है
आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र, तो प्राचीन वस्त्र कौन सा है? ये नादना है। प्राचीन क्या इनको प्राचीनतम ही कह दो, सबसे पुराना यही है। जो जटिल रूप से बनता है, ये पारंपरिक तौर तरीके से पहना जाता है। फिर है गलत युगम, तो गलत युगम सालिम सिंह की हवेली है जैसलमेर में, सही है बिल्कुल। नतमल की हवेली जैसलमेर ने, इसमें जोधपुर दे रखा तो ये गलत है, जैसलमेर में, ठीक है। और ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में, मीराबाई मंदिर चित्तौड़ में। निम्नलिखित में से कौन सी शैली मारवाड़ चित्रकला की उपशैली नहीं है? मारवाड़ चित्रकला की किशनगढ़ शैली है, देवगढ़, देवगढ़ नहीं है। देवगढ़ कहाँ की है? तो ये मेवाड़ की है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नमक प्रसार अधिकारी में भी इनका प्रश्न आया था। नागौर शैली भी है, बीकानेर, ये सभी मारवाड़ी की है। देवगढ़ कहाँ की है? तो मेवाड़ की है, राजसमंद में है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़, लोकप्रिय फड़ आ जाए तब अपने को करना है पाबूजी की फड़, तो पाबूजी की फड़ है वो सर्वाधिक लोकप्रिय है। फिर देखो कौन सा कथन असत्य है ना? तो मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह को संरक्षण प्रदान करने में वीर दुर्गादास का महत्वपूर्ण योगदान था, बिल्कुल योगदान था। सिसोदिया राठौड़ संघ के निर्माण में वीर दुर्गादास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, सही है। पन्नादाय की तरह वीर दुर्गादास भी स्वामी भक्त प्रशंसनीय थे, ये भी सही है। महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ को अंतिम समय तक उच्च पद एवं सम्मान प्रदान किया। उच्च पद नहीं दिया था अंतिम समय में, अंतिम समय में तो इनको निष्कासित कर दिया गया था। अंतिम जीवन बहुत ही संघर्ष में निकाला था इन्होंने। आबानेरी दौसा में स्थित प्राचीन बावड़ी किस नाम से जानी जाती है? पुलिस का तो फेवरेट प्रश्न है, कोई 10 बार पूछ लिया। चांद बावड़ी आबानेर की। कौन सा दुर्ग दानवन की श्रेणी में रखा जाता है? दानवन का मतलब मरुस्थल में, मरुस्थल में सोनारगढ़ का किला जैसलमेर, जो सोने के समान में चमक रहा है। गणेश जी का हमने कल ही बात की थी, त्रिनेत्र गणेश का मंदिर रणथंभौर। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? बोरला, टिकड़ा, रकड़ी, गोकरू। अब देखो प्रश्न कितनी बार रिपीट होते हैं। ये गोकरू अभी जितने पेपर करवाए हैं 4-5, उनमें लगभग सभी में आया है। तो गोकरू का है, हाथ पर बांधने वाला है, हाथ की कलाई में। ठीक है, जिस लगभग त्रिभुजाकार महाद्वीप का आधार उत्तर व शीर्ष दक्षिण में वे है। अच्छा, त्रिभुजाकार की आकृति का कौन सा महाद्वीप है? यह प्रश्न पूछ रहा है। यूरोप नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। अंटार्कटिका भी नहीं है, तो दक्षिण अमेरिका का देखो, इस प्रकार से है दक्षिण अमेरिका। तो ये कह रहा है आधार उत्तर, तो ये आधार हो गया, ये उत्तर दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई, देखो। और शीर्ष दक्षिण में, ये शीर्ष हो गया। मतलब ये यूं कह रहा है, ये त्रिभुज है ना, ये आधार हो गए, ये यहाँ अलग से बनाओ, इससे मिलता जुलता है, इसलिए तो लगभग का है। तो लगभग इनके समान कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका है, ठीक है ना। एस आकृति का महासागरीय कट्टे के बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जहाँ विश्व की ज्योग्राफी है वहाँ प्रश्न ये आते ही आता है। तो जो हम बात कर रहे हैं संसार के मैप की, इधर देख लेते हैं थोड़ा। तो संसार का जो मैप है, ये हमने अभी दक्षिण अमेरिका बनाया ही है, ठीक है। ये यूरोप हो गया, ये एशिया हो गया, और ये
अफ्रीका हो गया, ये चलते चलते ये भारत का हिस्सा हो गया। ये इस प्रकार से, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया, जो हमने कल मरुस्थलों की बात की थी तो वहाँ हो गया। तो ये देखो, ये कह रहे एस आकृति का, तो जो ये महासागर है ना, ये एस आकृति का ऐसे बनता है इनके, ये थोड़ा सा आगे हिस्सा आया हुआ है इसलिए ये यूँ है। तो एस आकृति का महासागरीय घटक कौन सा है? तो ये मध्य अटलांटिक है। ठीक है। दक्षिण गोलार्ध में पश्चिम पवनों की दिशा होती है। देखो फिर, ये हो गई पृथ्वी, ठीक है, ये हो गई भूमध्य रेखा, और ये जगह हो गई किनकी? व्यापारिक पवनों की, और ये किनकी हो गई? पश्चिम पवनों की। नहीं तो इसको लाइनों को हटा लो, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले तो पवन बना लेते हैं इस कलर में, तो इस प्रकार से आती है। सभी पवनों की दिशा देख लो जिससे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये और यहाँ बीच में एक है ITCZ, यहाँ ये भी आगे काम आएगा। उसके बाद में देखो फिर आएगी पश्चिम पवन है। पश्चिम पवन कैसे हैं? तो ये देखो, ये पश्चिम पवन हो गए। ठीक है, तो अब प्रश्न अपने को क्या पूछ रहा है? दक्षिण गोलार्ध में पश्चिम पवनों की स्थिति। तो ये बीच में हो गया भूमध्य, और ये हो गए दक्षिण गोलार्ध, ये दक्षिण गोलार्ध और ये उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध में पश्चिम पवनों की दिशा होती है। तो दक्षिण गोलार्ध में ये पश्चिम पवन रही है, ये इनकी दिशा, ये क्या है? ये दिशा, ये देखो यहाँ ऐसे आ रही है, यूँ समझ लो पूरा, ये ऐसे आ रही, ऐसे जा रही है। समझने के लिए मैं बड़ी बड़ी कर रहा हूँ दो, है ना। तो अभी इनको देखो दिशा कौन सी है? ये उत्तर हो गया इधर, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया, और ये पूर्व हो गया। तो ये देखो उत्तर पश्चिम से आ रही है। ठीक है, उत्तर पश्चिम से आ रही है, और कहाँ जा रही है? दक्षिण पूर्व में। ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व में हो गया। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ये राइट हो गया। ठीक है, अगर यही पूछ लेते उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में देखो, ये दूसरा कलर ले लो, ये देखो उत्तरी गोलार्ध में देखो, ये इस प्रकार से जा रही है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में फिर क्या होगा? तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध में किस प्रकार से हो जाएगा? ये तो दक्षिण पश्चिम हो गया, और ये उत्तर पूर्व हो गया। समझे? तो इस प्रकार से ये है। इनकी पूछ लिया, चाहे व्यापारिक पौने की पूछ लें, तो व्यापारिक पौने की ये रही दिशा, इनकी भी आप बता सकते हो। तो ये समझ लो, जिनसे ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, पवनों की पेटियों के स्थानांतरण के कारण जो पवनें अन्य गोलार्ध में प्रवेश कर जाती है, वो पवनें हैं, ये पवनें जो तेज होती है ना, तो ये अन्य गोलार्ध में भी प्रवेश कर जाती है। व्यापारिक पवन है ये। ठीक है ना, तो कौन सी पवन है? व्यापारिक पवन है। भारत के पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण के विस्तार में अंतर है, किलोमीटर है। देखो ये रीजनिंग भी है, जीके भी है, दोनों मिक्स करके प्रश्न पूछ लिया। तो भारत का जो उत्तर का दक्षिण है, भारत ये रहा,
यहाँ बनाए, यहाँ जगह ज़्यादा है। ये भारत का मैप है। ये मैप है भारत का, यहाँ से ये है ना, ठीक है ना। तो ये कह रहा है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम में कितना अंतर है। तो जो भारत का पूर्व से पश्चिम है वो कितना किलोमीटर है, पूर्व 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। राजस्थान का भी हमने बात की थी, मैंने कक्षा 6 का पहला पाठ पढ़ाया था, उसमें यही है राजस्थान के संबंध में, भारत के संबंध में। हमारा राजस्थान आगे और पढ़ेंगे, उनको भी जारी रखेंगे। तो अभी इनका प्रश्न है, तो 3214 में से 2933 निकालो तो कितने बचे हैं, 1 8 2 281, ये रहा, ये देखो, ठीक है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, ये किलोमीटर भी आप ध्यान रखना इनका। अंत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का निर्माण जिन पवनों के मिलने से होता है वह है भूमध्य सागरीय के पास में। ये देखो कहाँ पर होता है, तो इसमें देखो यहाँ पर, यहाँ पर ITC-Z का निर्माण होता है 0 से 5 डिग्री के मध्य में। तो यहाँ देखो जो है आपकी व्यापारिक पवनें है ना, इनके मिलने से इनका निर्माण होता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखो, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून जिसके कारण विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है वह है, विपरीत प्रभाव तो अल नीनो है। अल नीनो का क्या मतलब होता है, अल नीनो होगा तो ये हालांकि गर्म तो अल नीनो में क्या होती है, गर्म जलवायु होती है, लेकिन अल नीनो का जो प्रभाव होता है उससे क्या होता है, सामान्य से भी अधिक तापमान, असामान्य लिख लो, असामान्य तापमान मतलब अत्यधिक गर्मी हो जाएगी। और पूर्वी हवा, जो पूर्वी हवा है वो क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो हवा कमज़ोर हो जाती है, तो पूर्वी हवा कमज़ोर। और अगर यही लाल नीनो का प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा, अत्यधिक ठंडा और पूर्वी हवा मजबूत, ये प्रभाव होगा, हमने दोनों ही देख लिए। दूरवी भूमध्य सागर है, तो दूरवी में कौन सा है, आर्कटिक महासागर। फिर है भारत में चावल के उत्पादन में तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण है, चावल में भी क्रांति, जिस प्रकार गांवों में हरित क्रांति आई थी 1966 में, उसी प्रकार से चावलों में भी क्रांति लाने का कार्य, जापानी पत्ती का जब प्रयोग किया गया तब क्रांति के रूप में चावलों का उत्पादन बढ़ा। मझगांव डाक यार्ड किनके लिए, जल निर्माण उद्योग, मुंबई में, ठीक है। 1954 में भारत ने किस देश से मित्रता और व्यापार की संधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 29 अप्रैल, इनकी डेट भी याद रखना आपको, 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता किसके साथ में हुआ था,
चीन के साथ में, चीन के साथ में भारत और वीएस भारत, भारत व चाइना के मध्य में हुआ था। पंचशील के सिद्धांत क्या थे? शांति, शांति, अहिंसा, अखंडता, संप्रभुता, संप्रभुता और आंतरिक हस्तक्षेप नहीं। भारत भी बौद्धिक धर्म का प्रवर्तक में रहा है और चीन में भी बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत हैं। तो उनके संबंध में जो ये पंचशील बौद्ध धर्म का सिद्धांत है जो अपनाया गया भारत व चीन के मध्य, पंचशील के रूप में जो समझौता हुआ 29 अप्रैल 1954 को हुआ था और उसमें इस प्रकार से समझौता किया गया था। कौन सा बिंदु नेहरू की विदेश नीति में समाहित नहीं था? जिस समय प्रधानमंत्री थे उस समय वो विदेश मंत्री भी थे। तो उनकी नीतियों में देखो, महाशक्ति के सैनिक गुटों से दूर रहना, महाशक्तियां जो महाशक्तियां उनके सैनिक गुटों से दूर रहना, ये काम किया था नेहरू ने। विकास के लिए धनी देशों से सशर्त वित्तीय सहायता लेना, ये काम नहीं किया था। विकास के लिए हम धनी देशों से सशर्त, हम शर्तों के साथ में वित्तीय सहायता नहीं लेंगे, ये काम नहीं किया। साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद की निंदा करना, बिल्कुल पूंजीपति और साम्यवाद दोनों में तटस्थ रहते, हालांकि झुकाव साम्यवाद की तरफ था। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान हेतु शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग करना था, बिल्कुल करना था। इसलिए हम कश्मीर का विवाद भी 1954 में यूएनओ को सौंप दिया कि जिस प्रकार यूएनओ चाहेगा उस प्रकार हम इनके संबंध में कार्रवाई कर लेंगे। शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? तो शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता हुआ था 2 जुलाई 1972 को। और ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध। तो युद्ध के बाद में जो शांति समझौता था, ये क्या था? शांति समझौता। और इसमें भारत की तरफ से साइन करने वाले कौन प्रधानमंत्री थे? जो आयरन लेडी के रूप में प्रसिद्ध थे, जो विश्व की दूसरी महिला प्रधानमंत्री है, इंदिरा गांधी, आयरन लेडी। किसे भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के महासभा की अध्यक्षता मिली? विजय लक्ष्मी पंडित है। बहुत बार प्रश्न आएगा इनका। उत्तर शीत युद्ध काल में किस प्रधानमंत्री ने भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण संशोधन किए थे? पहले तो 2 युद्ध हुए थे, जो 1914 और 1918 के मध्य पहला युद्ध, और दूसरा 1939 से 45 तक, और तीसरा जो हम उनको युद्ध ने के शीत युद्ध के रूप में हुआ था, क्योंकि युद्ध जैसी स्थितियां हमेशा बनी रहना, वो शीत युद्ध कहलाता है। और इस समय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो विदेश नीति के संबंध में कार्य किया था वो पीवी नरसिंह राव की सरकार ने किया था। पीवी नरसिंह राव, इन्होंने उदारीकरण के संबंध में, एलपीजी के संबंध में भी कार्य किया था। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके ये विदेश नीति। 1919 में भारत सरकार के अधिनियम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ये 1919, 1909, 1935 ये 3 एक्ट है जो इतने इंपॉर्टेंट है। इनके पर्सन आप 4th ग्रेड से लेकर आप आईएएस तक देखोगे। 2017-18 में ये आईएएस में आया था, प्री में 2017 में। ठीक है ना, तो इसमें क्या था? प्रांतों में द्वैध शासन का प्रयोग। इनमें यही है, एक तो प्रांतीय स्वायत्ता है, एक प्रांतों में द्वैध शासन, एक केंद्र में द्वैध शासन। इस प्रकार से ये 3-4 शब्द ये जो बार बार प्रश्न आते हैं, इनके अलावा इनका कोई प्रश्न बनता नहीं। हालांकि ये एक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी प्रश्न यहीं से आते हैं। ये जो 3-4 शब्द हैं, इनके ऊपर ध्यान रख लो तो काम निकल जाएगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रस्तावित संघ शासन की व्यवस्था की थी। तो संघ शासन की व्यवस्था किसने की थी? गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने। ठीक है ना। किस योजना ने भारत के विभाजन के द्वार खोल दिए थे? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन
जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे 34वें, ठीक है। तो उन्होंने भारत व पाकिस्तान दो अधिराज्य के निर्माण के संबंध में कार्य किया था। वायसराय इरविन के साथ में किए गए समझौते के फलस्वरूप गांधी जी ने कौन सा आंदोलन ठप हो गया था? उस समय जब 1931 में ये हुआ था तो उस समय आंदोलन चल रहा था 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो दांडी यात्रा के साथ में शुरू माना जाता है 12 मार्च 1930 से, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो इसमें ये राइट हो गया। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको राजेंद्र बाबू भी कहते हैं। ये कहाँ से आते थे? ये भी प्रश्न आया था एक बार परीक्षा में, तो ये बिहार से आते थे, बिहार से, ठीक है। संविधान के प्रस्तावना में उससे अंगीकार किए जाने की क्या तारीख दी गई है? मैंने इसलिए तो आपको बोला कि संविधान की प्रस्तावना याद कर लो, क्योंकि जिस प्रकार ये 11, 12, 13, 11 से लेकर 15, 16 तक आपको प्रस्तावना से क्वेश्चन मिलेंगे, वो यही मिलेंगे। इनकी ये कब अंगीकृत हुई है, इनमें कौन सा महीना, जिस प्रकार हमने मार्क्सिस्ट की बात की थी, और कौन से शब्द है, कौन से संविधान संशोधन हुआ, ये हुआ था। लेकिन अब जो प्रश्न आ रहे हैं प्रस्तावना में, उसमें यह आ रहा है कि इंडिया का उल्लेख कितनी बार हुआ है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, न्याय कितने प्रकार के दिए गए हैं, संकल्प कितने किए गए हैं। तो इसलिए आपको प्रस्तावना याद करनी अति आवश्यक है। और प्रस्तावना तो पिछली सरकार ने स्कूलों में जरूरी कर दिया सभी बच्चों को प्रार्थना बोलवाने के लिए, ठीक है। तो ये 26 नवंबर 1949 को हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, जो प्रस्तावना की भाषा है। किस संविधान में, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची जोड़ी? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। किसने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है? ये घोषणा पत्र कहने वाले थे B.R. अम्बेडकर, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा ये अनोखी विशेषता है और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। अगर उपेक्षा करती है तो उनको आने वाले चुनाव में इनका सामना करना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। 1997 के चुनाव में किसे राष्ट्रपति का पद प्राप्त हुआ था? K.R. नारायण का, जो दलित राष्ट्रपति थे और 2 सदियों के राष्ट्रपति रहने वाले कौन थे? तो एकमात्र ये K.R. नारायण थे। 2 सदियों के कैसे हो गए? 1901 से लेकर 2000 तक, एक सदी, 2001 से लेकर 2099 तक, तो ये 2 सदियां हो गई, क्योंकि ये 1997 में बने थे। 1997 से 2002 तक, तो 3 साल इस सदी के, 3 साल और 2 साल ही है, 5 साल। इस प्रकार से 2 सदियों के राष्ट्रपति भी कहलाते हैं। ऐसा भी प्रश्न आया है। किस प्रधानमंत्री ने सबसे पहले गठबंधन की सरकार चलाई थी? सबसे पहले गठबंधन की सरकार चलाने वाले वी.पी. सिंह थे, ठीक है। इनके पास में सीटें 143 थी, इसलिए इन्होंने गठबंधन की सरकार चलाई थी, ठीक है। ये अपना पेपर पूरा हो गया। तो इस प्रकार से हमारा पेपर पूरा हो गया, 6ठा पेपर। हम देख रहे हैं दिन ब दिन इन पेपरों में इनके प्रश्न इतनी बार वापस रिपीट हो रहे हैं, तो हमें इनका आवश्यक रूप से अध्ययन करना है। जो सारे के सारे पेपर हैं हम उनका निश्चित तौर से एक एक प्रश्न पर चर्चा करते हुए पढ़ेंगे। हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके ऑप्शन पर भी चर्चा कर लेते हैं जो आगे हमारे भविष्य में रिपीट होने की वापस संभावना है, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद।